अभी किसने ज्वाइन किया है जस्ट नाउ? सर गौरव। रोल नंबर? सर रोल नंबर 46। 46, ओके। ओके, तो लास्ट क्लास में हम कर रहे थे क्रोनिंग पेनी मॉडल, और क्रोनिंग पेनी मॉडल में हमने क्या किया था, इफ यू रिमेम्बर, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। यस सर रोल नंबर 66 प्रेजेंट लगा देना, लैपटॉप ऑफ हो 66 गया तो था। लगा दिया बेटा? नहीं लगाया, नहीं लगाया। तो बीच बीच में ऐसे कैसे आ रहे हो भाई? जब मैं दो बार अटेंडेंस ले रहा हूँ तब बोल नहीं रहे हो आप? मैंने टाइम पे ज्वाइन किया था, लैपटॉप ऑफ हो गया था। ऐसा मत क्या करो भाई, जब देखो मैं दो बार अटेंडेंस ले रहा हूँ तो फिर उसमें चूक नहीं चाहिए आप। सॉरी सर। हाँ, दूसरी बार मैं इसीलिए हूँ कि ऑनलाइन है तो हो सकता है किसी का नेटवर्क इशू हो गया हो किस टाइम पे, तो और पता नहीं चलता किसी मेरी लगी है नहीं लगी है, तो मैं एब्सेंट बता देता हूँ। उसमें ये होता है कि जिनकी लग गई है उनको भी भरोसा हो जाता है कि भाई हमारी लग गई, और जिसकी रह गई होती है वो भी बता देता है। चलिए, तो हम कर रहे थे क्रोनिंग पेनी मॉडल, और क्रोनिंग पेनी मॉडल में इफ यू रिमेम्बर हमने दो रीजन थे हमारे पास। मैं दोबारा से दिखाता हूं आपको। एक U1 रीजन था, एक ये रीजन था U1, फर्स्ट रीजन था। एक सेकंड रीजन था, फर्स्ट में हमने U1 माना था वेव फंक्शन को, सेकंड में हमने U2 माना था। और फिर हमने इनको सोल्व करते करते और दो इक्वेशन निकाल ली थी, ये U1 और U2 की। और इन इक्वेशन के ऊपर हमने 4 बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की थी, ये वाली। दीज आर द 4 बाउंड्री कंडीशन। ये 4 बाउंड्री कंडीशन हमने अप्लाई की थी, और बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद हमने कहा था कि आफ्टर अप्लाइंग द 4 बाउंड्री कंडीशन वी विल गेट 4 लीनियर इक्वेशंस इन ABCD में हमें 4 लीनियर इक्वेशन मिलेगी, एंड these 4 linear equation will have a solution only if the determinant of coefficient of ABCD vanishes, that is 0। आपको पता भी है, आपने ये किया भी है कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करता है जब वेरिएबल के कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। तो वही कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। भूषण रोल नंबर बताइए। सर 29। ओके, तो वही कंडीशन, वही हमने यहाँ पर क्या किया, कोफिशिएंट जो ABCD के जो 4 इक्वेशंस आएंगी उनका में जो ABCD के कोफिशिएंट होंगे उनको डिटर्मिनेंट में रखा। 4/4 का डिटर्मिनेंट बनेगा, काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। उसको हम जब सोल्व करेंगे तो हमें ये फाइनली 13 इक्वेशन मिल जाएगी। दिस इक्वेशन वी विल गेट, दिस इक्वेशन 13। इसमें हमने बताया था कि P की वैल्यू ये है mV0AB, यानी कि mV0BA अपॉन H क्रॉस स्क्वायर, हमने बताया था आपको। और हमने शायद V0B को बैरियर स्ट्रेंथ कहा था, और इसको काफी अच्छे से डिस्कस भी किया था, इफ आई रिमेम्बर। तो आप मेरे ख्याल से बताएंगे मुझे कि हमने डिस्कस किया था या नहीं किया था। एनीवन? कोई बोल नहीं रहा। नो सर, आई थिंक नो डिस्कस्ड। हमने कहा था कि एक दीवार है हमारे सामने जो बहुत पतली है, तो क्या वो आपके लिए बैरियर होगा? ऐसा कुछ हमने डिस्कस किया था। यस सर, किया था ना, ये को याद आ गया। हाँ, हमने कहा था एक कागज की दीवार है आपके पास पहले, फिर आपके पास ग्लास की दीवार है। आई थिंक हमने इस तरह से डिस्कस किया था, राइट सर। हाँ, तो बस फिर तो हमने कहा था कि जो पोटेंशियल है हमारे पास, उसकी जो हाइट है पोटेंशियल, दिस इज पोटेंशियल बैरियर, ये दीवार है पोटेंशियल की। दिस इज द वॉल ऑफ पोटेंशियल वॉल जिसको हम कहते हैं। इसकी जो हाइट है वो V0 है, और इसके जो विड्थ है वो B है, ठीक है। तो इसका जो पूरा एरिया है, जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ही पोटेंशियल बैरियर स्ट्रॉन्ग होगा, जितनी ही ज्यादा उसकी विड्थ होगी, जितना वो चौड़ा होगा
दीवार की जितनी विड्थ होगी उतना ही पोटेंशियल बैरियर जो है हाई होगा, स्ट्रेंथ उसकी हाई होगी। तो इसका मतलब है वी नोट और बी दोनों ही बढ़ने पर पोटेंशियल बैरियर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, यानी कि जो प्रोडक्ट है हमारा, अगर मैं वी नोट बी रिप्रेजेंट द बैरियर स्ट्रेंथ, जो बैरियर पोटेंशियल को यानी कि बैरियर की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है वी नोट बी। हमने यहां तक डिस्कस हमने कर लिया था, ठीक है। एंड आफ्टर दिस हम इससे आगे चलते हैं। ओके, तो इससे आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट आई वांट टू डू, मुझे हमने जो अभी यहां पर देखा है ये इक्वेशन नंबर 13 को हमें डिस्कस करना है। वी वांट टू डिस्कस इक्वेशन नंबर 13। यू कैन सी इन द इक्वेशन नंबर 13, in the equation number 13 you can see the left hand side, sorry right hand side is a cosine function। right hand side जो है वो cosine function है, और cosine function की वैल्यू हमेशा कहाँ रहती है, 0 +1 और -1 के बीच रहती है, +1 और -1 के बीच रहती है। जतिन रोल नंबर बताइए। 62। ओके, ओके, तो ये सिर्फ ये कोसाइन फंक्शन है, कोस के ए कोसाइन फंक्शन है, और इसकी वैल्यू +1 और -1 के ही बीच में रहेगी। इसका मतलब ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में है जो फंक्शन है पी साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए कोस अल्फा ए, ये भी +1 और -1 के बीच में रहना चाहिए। लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, दिस लेफ्ट हैंड साइड इज ए फंक्शन ऑफ अल्फा ए है हर जगह, तो अल्फा ए पर इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी। So we want to see that LHS is in between +1 और -1 or not। या हम ये भी कह सकते हैं इसमें, we can draw the conclusion from here कि जो LHS है या इस इक्वेशन, ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाई होगी, तभी वैलिड होगी। दिस इक्वेशन 13 will be valid only when the LHS is in between +1 और -1। जब ये +1 और -1 के बीच में होगी तभी ये वैलिड होगी इक्वेशन। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से द वैल्यू ऑफ अल्फा ए, चलो वो हम बाद में जब बनाएंगे तभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अल्फा ए पर इस एलएचएस की वैल्यू डिपेंड करती है। तो देखते हैं कि इसका एक ग्राफ बनेगा हमारे पास, इसका हमें एक ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो उस ग्राफ में हम इसकी एलएचएस को ड्रॉ करेंगे। तो मुझे नेक्स्ट पेज पे करना पड़ेगा, आई थिंक इस पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसी पे करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो इस एक्सिस पर हमने क्या ले लिया है, अल्फा ए ले लिया है। यहां पर हमने क्या लिया है, अल्फा ए लिया है, अल्फा ए एक्स एक्सिस पे लिया है, और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, एलएचएस लिया है, लेफ्ट हैंड साइड लिया है। और जो है हमारे पास पी साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कोस अल्फा ए, ये वैल्यू है। ओके, ओके सर। ठीक है। तो ये अब हमें प्लॉट करना है, देखते हैं अच्छे से प्लॉट होता है या नहीं होता। इट इज लाइक दिस। दूसरी साइड में भी ऐसे ही होगा और सिमेट्रिकल होगा। हमसे तो सिमेट्रिकल नहीं बन पाया बाय हैंड, कोशिश करते हैं फिर भी अच्छा से बन जाए। इट विल बी लाइक दिस। ओके,
इस तरह से होगा ये। देव, यस सर। बेटा इतना लेट क्यों ज्वाइन करते हो आप लोग? सर ये फर्स्ट टाइम था सर। सॉरी सर, आगे से नहीं करूंगा। चलिए, तो ये हमने LHS को प्लॉट कर लिया है। दिस इज LHS, लेफ्ट हैंड साइड अल्फा ए के साथ कैसे वेरी करेगी? इस तरह से वेरी करेगी। अल्फा ए की वैल्यू के साथ में इस तरह से ये वेरी करेगा। अब हमें पता है इसकी वैल्यू क्या है, कोस +1 और -1 के बीच में रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में है वो कोस फंक्शन है। ठीक है, तो +1 और -1 की हम एक लाइन बनाते हैं। मेक ए लाइन ऑफ +1 एंड -1। दिस इज द लाइन ऑफ +1। ये मैंने +1 की लाइन बनाई है। दिस इज +1 लाइन, ये +1 है। ठीक है, एक मिनट भाई। ओके, ये +1 है। नीचे -1 की भी लाइन बनाएंगे इसी तरह से। ये हम नीचे लाइन बना रहे हैं, दिस इज फॉर -1। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, अगर मैं इसमें परपेंडिकुलर्स डालूं, यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाला, ये मैंने परपेंडिकुलर डाला, और इधर यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाला। सो दिस ओनली, ये जो वैल्यू है इस रीजन में +1 और -1 के बीच में है, तो अल्फा ए की सिर्फ यही वैल्यू वैलिड होगी। इसी तरह से अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूं, ये मैंने परपेंडिकुलर डाला, और यहां से भी परपेंडिकुलर डालूं ये, तो अल्फा, क्योंकि सिर्फ इस रीजन के बीच में ही जो वैल्यू है कर्व की वो +1 और -1 के बीच में है, तो यही अल्फा ए की वैल्यू वैलिड होगी। इसी तरह से मैं अगर यहां से परपेंडिकुलर डालूं, ये मैंने परपेंडिकुलर डाला, और यहां से मैंने ये परपेंडिकुलर डाला, तो ये जो वैल्यू है अल्फा ए की यही वैलिड होगी, बाकी वैलिड नहीं होगी, क्योंकि इसी के बीच में जो कर्व की वैल्यू है वो +1 और -1 के बीच में है। इसी तरह से अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूं ये, और इधर यहां से परपेंडिकुलर डालूं, तो ये जो अल्फा ए की वैल्यू है, दिस ओनली दिस वैल्यू ऑफ अल्फा ए इज वैलिड, बिकॉज ओनली फॉर दिस वैल्यू ऑफ अल्फा ए द वैल्यू ऑफ कर्व इज इन बिटवीन +1 एंड -1। दिस इज -1, ये -1 है का कर्व है, और ये +1 का कर्व है। इज इट क्लियर? क्योंकि इसी के बीच में +1 और -1 के बीच में है कर्व, जो बाहर है +1 से, जो +1 से बाहर वैल्यू है वो आपकी वैलिड नहीं होगी। ये वाला कर्व जो है +1 के बाहर है, तो ये वाला रीजन, इस रीजन में अल्फा ए की ये वैल्यू वैलिड नहीं होगी अल्फा ए की। इसी तरह से इस रीजन में ये -1 से बाहर है, तो ये वाला रीजन वैलिड नहीं होगा, क्योंकि अल्फा ए का, क्योंकि ये +1 से -1 से बाहर है। इसी तरह से ये वैलिड नहीं होगा, इसी तरह से ये वैलिड नहीं होगा। सिर्फ ये वैल्यू वैलिड है, सिर्फ ये वैल्यू वैलिड है, सिर्फ ये वैल्यू वैलिड है, और सिर्फ ये वैल्यू वैलिड है अल्फा ए की। ओके, एंड व्हाट अल्फा ए रिप्रेजेंट्स, लेट अस सी। अल्फा ए रिप्रेजेंट करता है, इफ यू रिमेंबर, अल्फा स्क्वायर क्या है? अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2me अपॉन h×2, राइट? ये है आपके पास अल्फा ए, यानी कि एक तरीके से अल्फा आपकी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक तरह से अल्फा एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस पे आप ये कह सकते हैं कि एनर्जी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी की सिर्फ कुछ वैल्यू वैलिड है, ठीक है ना? एनर्जी की सिर्फ कुछ वैल्यू वैलिड है, एनर्जी की सिर्फ ये वैल्यू वैलिड है, फिर ये वैल्यू वैलिड नहीं है, डिसअलाउड है। ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है, क्योंकि इसमें कर्व वैलिड नहीं है। सो दिस इज नॉट अलाउड वैल्यू, देन दिस इज द अलाउड वैल्यू ऑफ एनर्जी, this is not allowed value, this is allowed value of energy, this is not allowed value, and this is allowed value of energy, and again not allowed. So you can see the energy जो है, हर energy, each and every energy of electron is not possible. हर energy इलेक्ट्रॉन की possible नहीं है, कुछ values possible है, कुछ values possible नहीं है। जैसे एटम के अंदर होता है, एटम के अंदर जो एनर्जी होती है वो फर्स्ट एनर्जी लेवल में जो एनर्जी है, एनर्जी सेल में जो एनर्जी है
वो एनर्जी हो सकती है, उसके बाद बीच में नहीं हो सकती, फिर सेकंड में हो सकती है। या तो पहले में होगी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, या दूसरे में होगी, और कहीं नहीं हो सकती, या तीसरे में होगी। तो वहां पर भी क्या है, हमारे पास कुछ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स है, वही वही एनर्जी वैल्यू हो सकती है, इलेक्ट्रॉन की बीच में नहीं हो सकती। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट हैव द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एनर्जी। ओके, सिमिलरली इन दिस केस मेटल या सॉलिड की बात करें हम, ठीक है। इन द सॉलिड इलेक्ट्रॉन कैन नॉट हैव ऑल द पॉसिबल वैल्यूज, इट कैन हैव ओनली दिस रेंज ऑफ एनर्जी, उसके बाद ये पॉसिबल नहीं है, फिर ये रेंज ऑफ एनर्जी पॉसिबल है, फिर ये पॉसिबल नहीं है, फिर ये रेंज ऑफ एनर्जी पॉसिबल है, फिर ये एनर्जी पॉसिबल नहीं है, उसके बाद ये रेंज ऑफ एनर्जी पॉसिबल है, एंड सो ऑन। सो यू कैन सी द एनर्जी of electron consist of some allowed values separated by some not allowed or forbidden values, forbidden regions. Okay, and these allowed values, जो एटम के अंदर क्या होता है, एनर्जी लेवल होता है, और क्योंकि वहां पर एक ही वैल्यू होती है एनर्जी की जो अलाउड होती है, यहां पर एनर्जी रेंज है पूरी, ये यहां से लेकर यहां तक ये पूरी एनर्जी रेंज है, तो ये एनर्जी बैंड हो गया, ठीक है। ये एनर्जी रीजन हो गया, ये एनर्जी बैंड हो गया, तो इसे हम कहते हैं बैंड। सो दिस इज एक्चुअली द फॉर्मेशन ऑफ बैंड्स, दिस इज एक्चुअली द फॉर्मेशन ऑफ बैंड्स। अभी हम इसको शो करेंगे आगे भी, ठीक है। तो ये हमें मिल गया। इज इट क्लियर और नॉट? सर यस। सर ऐसी दूसरी साइड भी इसकी एनर्जी होगी? हाँ, दूसरी साइड भी होगी। ओके सर। ठीक है, लेकिन ऐसा है, दूसरी साइड हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहां पर अल्फा जो है ना, एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव होगी, एनर्जी तो नेगेटिव होती ही नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं एनर्जी को नेगेटिव लूंगा तो अल्फा की वैल्यू इमेजिनरी आ जाएगी, तो वो हम नहीं लेंगे। तो यहां पर हम इसीलिए इसी साइड का लेंगे सिर्फ, लेकिन जो कर्व है वो ये पूरा इस तरह से बनेगा, ठीक है। ओके सर। ओके, तो अब इससे हम जो कंक्लूजन निकालने हैं वो हम निकालेंगे। वी विल ड्रॉ द कंक्लूजन फ्रॉम दिस, इससे हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा कंक्लूजन्स के लिए। तो ग्राफ मैंने बना दिया है आपको, इसी से ग्राफ से ही कंक्लूजन निकलेंगे। तो हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर, और हम लिखते हैं यस। From the curve, from the curve, we can draw following conclusions. Number one, the energy spectrum of electrons consists of a number of allowed energy regions, allowed energy bands कह देते हैं, bands separated by forbidden regions. Forbidden regions and the
discontinuity exists at, and the discontinuity exist at discontinuity कहां पे एग्जिस्ट करेगी? if you see, यहां पर देखिए, ये है हमारे पास cos के है राइट साइड में, तो जहां पर +1 या -1 है, जहां पर कर्व की वैल्यू +1 या -1 हो जाती है, वहीं पर डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती है। और +1 -1 कब होती है? जब cos के की वैल्यू +1 -1 होती है। और cos के की वैल्यू +1 और -1 जब होगी, जब ka की वैल्यू हो जाएगी n पाई, यानी कि k की वैल्यू n पाई अपॉन a पर डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करेगी। k की वैल्यू n पाई अपॉन a पर डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करेगी। यानी कि हम डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट एट, कहां पे डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करेगी? cos ka इज इक्वल टू +-1, दैट इज cos ka की वैल्यू +-1 कब किस वैल्यू पे होगी? 0 पे होगी, पाई पे, 90 पाई पे, n पाई पर होगी ना। तो यहां से ka की वैल्यू हो जाएगी n पाई एक मिनट होल्ड करेंगे भाई। ओके, तो हम कह रहे थे के की वैल्यू दिस हो जाएगी, एंड के की वैल्यू k इज इक्वल टू n पाई अपॉन a पर डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करेगी। k इज इक्वल टू n पाई अपॉन a पर डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करेगी। दिस इज द फर्स्ट कंक्लूजन। नाउ वी कम टू द सेकंड कंक्लूजन। क्या है हमारे पास? द विड्थ ऑफ अलाउड एनर्जी बैंड्स, the width of allowed energy bands increases with increase with increase in the value of alpha a। अल्फा ए मतलब अल्फा ए बढ़ रहा है, तो यानी कि एनर्जी भी बढ़ेगी विद एनर्जी, यानी कि एनर्जी की वैल्यू बढ़ने पर, अल्फा ए की वैल्यू बढ़ने पर जो अलाउड एनर्जी बैंड है उसकी विड्थ बढ़ रही है। लेट अस सी, अभी देखते हैं हम यहां पर ग्राफ से। आप देख सकते हैं इधर अल्फा ए की वैल्यू बढ़ रही है, यहां पर अल्फा ए की वैल्यू इधर बढ़ रही है। तो जैसे जैसे अल्फा ए बढ़ रहा है वैसे वैसे एनर्जी बढ़ रही है इधर, और एनर्जी के बढ़ने के साथ यहाँ पर विड्थ कम है, यहाँ पर विड्थ थोड़ी सी बढ़ गई है एनर्जी अलाउड रीजन की, यहाँ पर फिर और बढ़ गई है एनर्जी रीजन की विड्थ, और यहाँ पर फिर से बढ़ गई है। तो विड्थ ऑफ द अलाउड एनर्जी रीजन इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एनर्जी, दैट इज अल्फा ए। ओके, तो वो बढ़ती जा रही है, यही हमने लिखा है यहाँ पर। आफ्टर दैट वी कम टू द थर्ड कंक्लूजन, एंड थर्ड कंक्लूजन की बात करते हैं। थर्ड कंक्लूजन हमारे पास क्या है? इफ वैल्यू ऑफ P इज वेरी हाई, अगर वैल्यू ऑफ P वेरी हाई है, यानी कि P यानी कि बैरियर स्ट्रेंथ की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर बैरियर स्ट्रेंथ की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी तो बैरियर इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसे वो कभी भी क्रॉस नहीं कर पाएगा। सो इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रैप्ड, तो इलेक्ट्रॉन क्रॉस नहीं कर पाएगा तो ट्रैप हो जाएगा वो। दिस विल बी ए प्रॉब्लम जस्ट लाइक द
पार्टिकल इन ए बॉक्स, क्योंकि पोटेंशियल को क्रॉस ही नहीं कर सकता, तो पार्टिकल इन ए बॉक्स की तरह से ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसमें हमें पार्टिकल इन ए बॉक्स वाले रिजल्ट्स मिलने चाहिए। सो वी कैन सी हियर व्हेन p अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, जब p की वैल्यू बहुत ज्यादा है, अब इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, देन द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन जो हमने अभी ऊपर लिखी है 13, एंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 13 will exist only if, yes, आप देखिए जब p की वैल्यू यहां पर 13 इक्वेशन पे आ जाएंगे हम, ये 13 इक्वेशन आ गई हमारी, ये इक्वेशन में अगर p की वैल्यू इन्फिनिटी को या अप्रोच कर रही है यानी कि बहुत ज्यादा है, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट कर सकता है। याद रखेंगे कि लेफ्ट राइट हैंड साइड में +1 और -1 के बीच में ही हमारे पास वैल्यूज है, ठीक है ना। तो कब एग्जिस्ट कर सकता है, जब सर ये जब हाँ बोलो सर जब k की वैल्यू 0 हो जाए, नहीं, अल्फा वैल्यू 90 हो जाए मैम सर। देखो k की वैल्यू 1 होगा, ये तभी पॉसिबल है जब p की वैल्यू बढ़े और साइन अल्फा की वैल्यू बढ़े। अगर p की वैल्यू यस, अगर p की वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है तो साइन अल्फा ए की वैल्यू 0 को अप्रोच करनी चाहिए। यस सर। गौरव म्यूट करिए, आपकी इको आ रही है बार बार, ठीक है ना। तो द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 13 विल एग्जिस्ट ओनली व्हेन साइन अल्फा ए इज अप्रोचिंग टू 0। तो यहां पर हम लिख देंगे साइन अल्फा ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, साइन अल्फा ए शुड अप्रोच टू 0, यानी कि साइन अल्फा ए क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और 0 ए कब होती है, एन पाई पर। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू एन पाई ओवर ए स्क्वायर मिल जाएगा, यानी कि अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सर ए स्क्वायर थोड़ी होगा, ए ही तो होगा। हाँ बिल्कुल, वो आगे होने वाला है ना, ये लो, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर ए स्क्वायर। सॉरी फिर से गड़बड़ कर दी ना जी सर, पाई स्क्वायर ऊपर आएगा। एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए। और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखी थी हमने, इफ यू रिमेम्बर, अल्फा स्क्वायर 2m एनर्जी ये रहा, अपॉन h ये रहा 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। तो ये वैल्यू रख देंगे अल्फा स्क्वायर की। सो हमारे पास आ जाएगा 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी। और यहां से अगर मैं एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करूं, एनर्जी E इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर। तो ये एनर्जी की वैल्यू आती है हमारे पास, इफ द बैरियर पोटेंशियल इज वेरी हाई देन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी दिस। ओके, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 16, 13, 14, 15, 16 मानते हैं इसको, और 14, 15 हम मान लेते हैं, जो हमने ये लिखी है यहाँ पर, ये 14 मान लेते हैं ऊपर वाली, ठीक है। तो ये एनर्जी की वैल्यू जो हमने पार्टिकल इन ए बॉक्स कराया था आपको, उसमें भी एनर्जी की वैल्यू यही आई थी। लेट अस सी, पार्टिकल इन ए बॉक्स ढूंढना पड़ेगा मुझे, ये रहा, देखो ये पार्टिकल इन ए बॉक्स है इस टाइम पे, ये हम पार्टिकल इन ए बॉक्स कराया था हमने आपको, ये रहा पार्टिकल इन ए बॉक्स। और इसमें भी जो हमने एनर्जी की वैल्यू निकाली थी वो यही थी, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m एल स्क्वायर। एल स्क्वायर है यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर है हमारे पास, ये हमारे पास ए स्क्वायर है यहाँ पर।
बस यही डिफरेंस है, देखिए, राइट और नोट? सो these results are just like the particle is in the box, particle is confined in a box. तो बैरियर पोटेंशियल की हाइट जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो ये प्रॉब्लम उसी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हमें सही रिजल्ट मिल रहे हैं, वी आर गेटिंग द राइट रिजल्ट्स। ओके, तो ये हमारे पास एक केस हो गया। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पर। सर हाँ जी बोलो, सर एक बार सेकंड पॉइंट दिखाना एक बार। दोबारा बोलो। सर एक बार सेकंड पॉइंट दिखा दो। इसमें सामने क्या लिखा है सर? द विड्थ ऑफ। बेटा हम सिर्फ लिख नहीं रहे हैं, हम इसको समझा भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं। द विड्थ ऑफ अलाउड एनर्जी बैंड्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अल्फा ए, दैट इज एनर्जी। ओके सर। सर हाँ जी, सर बेंड रीजन क्या होगा? दोबारा बोलो। बेंड रीजन आपने फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, बिडन रीजन। हाय हाय, फोरबिडन बेटा, फोरबिडन। सॉरी सर, फॉरबिडन रीजन। फोरबिडन का मतलब नहीं पता आपको? खाली। नहीं सर, कौन सा रीजन? अच्छा, खाली, नॉट अलाउड। ओके ओके सर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो फोर्थ पॉइंट, अब हमने एक केस डिस्कस किया, व्हेन P इज अप्रोचिंग टू वेरी हाई, P बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर P की वैल्यू अप्रोच टू 0 हो जाए देन तब क्या होगा? बैरियर स्ट्रेंथ विल बी जीरो, दैट इज, इसका मतलब क्या है? नो बैरियर। इसका मतलब है नो बैरियर। और जब कोई बैरियर नहीं है तो पार्टिकल के लिए, कोई बैरियर ही नहीं है तो पार्टिकल क्या हो जाएगा? बिल्कुल फ्री हो जाएगा। सो वी शुड गेट द रिजल्ट्स ऑफ द फ्री पार्टिकल, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन के रिजल्ट मिलने चाहिए इसमें। अब हम फिर से वापस इस इक्वेशन पे चलते हैं। व्हेन P इज अप्रोचिंग टू 0, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 13 पे आ गए हैं। जब P की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन कब होगा? तब cos अल्फा इज इक्वल टू cos k हो जाएगा। अगर P 0 हो जाता है तो cos अल्फा इज इक्वल टू cos ka हो जाएगा। यस और नो? So when P is approaching to 0, then in this case, from 13 equation number we can write cos alpha A is equal to cos ka, and this implies alpha A is equal to ka। ये कैंसिल हो जाएगा A, यानी कि मैं लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, और अल्फा की वैल्यू हमें पता है, अभी हमने ऊपर भी लिखी है, 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। एंड फ्रॉम हेयर अगर मैं एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करूं, दिस कम्स आउट टू बी h क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m, एंड दिस एक्सप्रेशन इज द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन। This is the energy of a free electron, ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। ओके, तो इससे हमें ये सारे कैलकुलेशंस यहां से मिल गए हैं हमें। ओके, और इसके साथ में ये क्रोनिंग पेनी मॉडल भी खत्म हो गया है। क्रोनिंग पेनी मॉडल से हमें जो मेन कंक्लूजन मिला है वो है पहला कंक्लूजन, द विड्थ ऑफ अलाउड एनर्जी बैंड्स इंक्रीजेज, या पहला कंक्लूजन की बात कर रहे हैं, द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ अलाउड एनर्जी बैंड्स सेपरेटेड बाय फॉरबिडन रीजन्स एंड डिसकंटिन्यूटी। तो यहां से हमें पता लगाया है कि सॉलिड के अंदर या मेटल के अंदर जो है एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स की है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ द एनर्जी बैंड्स। वो एनर्जी बैंड्स हमें बताती है, एनर्जी बैंड्स होते हैं उसमें, ये हमें बताती है। ठीक है, तो और एनर्जी बैंड्स के बेसिस पे हम आगे अभी डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन से सॉलिड क्या होंगे, मेटल होंगे, कौन से इंसुलेटर होंगे और कौन से
सेमीकंडक्टर होंगे। दैट मीन्स दिस थ्योरी इज एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेटल्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। ये हमें बताती है कि कौन सा सॉलिड मेटल होगा, कौन सा इंसुलेटर होगा, कौन सा सेमीकंडक्टर होगा। इससे पहले वाली थ्योरी हमें ये नहीं बता पाती थी। ओके, तो इसके रिजल्ट हमें और भी अच्छे मिले हैं, इसके रिजल्ट हमें और अच्छे मिले हैं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हम आपको जो नेक्स्ट करा रहे हैं दैट इज द ई वर्सेस के कर्व या डायग्राम। ई वर्सेस के डायग्राम, ई वर्सेस के डायग्राम, एनर्जी वर्सेस के। जो अभी हमने इससे पहले एनर्जी के लिखा है ना, यहां पर ये के, दिस इज के, दोनों इक्वेशन में हमारे पास के आ रहा है, यहां पर ये के आ रहा है एनर्जी। अगर आप यहां से देखो, अगर आप यहां से देखो जो हमने फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए, ये फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, तो आप देखोगे तो E इज इक्वल टू, ई और के का जो है E इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, या मैं कह दूं E इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो ये एक पैराबोला की इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। तो अगर मैं इस कर्व को बनाऊं फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए तो कैसा होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं अभी हम। फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन दिस कर्व विल बी लाइक दिस। फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए ये कर्व किस तरह से होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए ये कर्व होगा इस तरह से। यहां पर नीचे हमारी ये हो गई, और इधर लाइन खींचेंगे, ये हो जाएगा इधर। अब हमें बनाना है E वर्सेस के कर्व। तो हमें पहले फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए बना रहे हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए बनाएंगे तो ये कर्व इस तरह से होगा। हमने बताया कि ये पैराबोला है, तो दिस विल बी ए पैराबोला। सो दिस विल बी ए पैराबोला, ये पैराबोला है। ऑन दिस एक्सिस वी हैव, यहां पर हमारे पास एनर्जी है, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर एनर्जी बढ़ रही है। एंड ऑन दिस एक्सिस वी हैव के, के इज वेव नंबर। के क्या है हमारे पास, वेव नंबर हम इसको कहते हैं, या प्रोपेगेशन कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 2 पाई ओवर लैम्डा। ठीक है, तो ये हमने बना लिया। दिस इज फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए है। फ्री इलेक्ट्रॉन कैन हैव एनी एनर्जी, फ्री इलेक्ट्रॉन की कोई भी एनर्जी हो सकती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की कोई भी, आप देख सकते कंटिन्यूस कर्व है, तो हर के की वैल्यू पर एनर्जी की वैल्यू है, यहां पर डॉटेड से दिखाया हमने। लेकिन जब हम इसको लैटिस की बात कर रहे हैं, मेटल की बात कर रहे हैं, या सॉलिड की बात करते हैं, तो हमने अभी पीछे कहा था कंक्लूजन्स में, पहली ही कंक्लूजन में हमने कहा है कि एनर्जी बैंड्स बने एंड द डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट एट, डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती है के इज इक्वल टू एन पाई ओवर ए पर। एन की वैल्यू क्या होगी, +-1 +-2 +-3। ओके, तो के की वैल्यू पहली क्या आएगी, पाई अपॉन ए, दूसरी आएगी 2 पाई अपॉन ए, तीसरी आएगी 3 पाई अपॉन ए। तो वही वैल्यू हमें यहां पर बनानी है, दिखानी है आपको। यू कैन सी फ्रॉम हेयर, तो के की वैल्यू मुझे बनानी है। के की वैल्यू ये हम ले लेते हैं, दिस इज लेट अस सपोज पाई अपॉन ए, ये पाई अपॉन ए हो गई। थोड़ा सा मुझे ऊपर करना पड़ेगा इसके कर्व को, सो कैन यू, सो दैट यू कैन सी। तो ये वैल्यू हो गई पहली वैल्यू, उसके बाद दूसरी वैल्यू ये हो जाएगी, दिस इज 2 पाई ओवर ए, देन तीसरी वैल्यू ये हो जाएगी, दिस इज 3 पाई ओवर ए, और इसी तरह से माइनस वाली लेफ्ट हैंड साइड में आएगी। अब ये जो है मैं इसको इस तरह से बना देता हूं, थोड़ा सा सही नहीं बना, ये हमने बना दिया। तो कर्व कैसा होगा, हाउ द कर्व विल बी, कर्व विल बी लाइक दिस।
इस तरह से होगा ये। एंड यू कैन सी ये जो है रीजन कंटिन्यूस रीजन है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से ये कंटिन्यूस रीजन है। तो ये रीजन हमारा क्या है, कंटिन्यूस है। ये रीजन कंटिन्यूस है हमारे पास, कहां से लेकर, यहां से लेकर, ये कंटिन्यूस रीजन है। तो दिस इज ए कंटिन्यूस बैंड, ये एक बैंड बन गया हमारे पास, क्योंकि इस रीजन में एनर्जी हो सकती है, यहां पर ये एनर्जी हो सकती है। उसके बाद इस रीजन में एनर्जी नहीं हो सकती। नेक्स्ट जो रीजन है, ये रीजन में एनर्जी नहीं हो सकती, लेकिन यहां से लेकर यहां तक ये कंटिन्यूस बैंड है। अप टू दिस पॉइंट दिस इज ए कंटिन्यूस। तो यहां से लेकर और यहां तक वी हैव ए कंटिन्यूस बैंड। तो दिस इज आवर एनर्जी बैंड, दिस इज एनर्जी बैंड, दिस इज द एनर्जी रीजन जिसमें अलाउड नहीं है, तो फोरबिडन रीजन हो गया। उसके बाद दिस एनर्जी नॉट पॉसिबल, ये कंटिन्यूस बैंड नहीं है, तो यहां से यहां तक एनर्जी पॉसिबल नहीं है, फोरबिडन रीजन हो गया। लेकिन यहां से लेकर यहां तक ये आपका क्या है, एनर्जी बैंड है। ये एनर्जी पॉसिबल है, कंटिन्यूस है ये एनर्जी। दिस एनर्जी इज पॉसिबल लाइक दिस। सो दिस एनर्जी बैंड, नीचे एनर्जी बैंड बड़ा, फिर ऊपर बना एनर्जी बैंड, और ये जो रीजन है ये फोरबिडन रीजन है। दिस इज फोरबिडन रीजन, दिस इज फोरबिडन रीजन, और ये एनर्जी बैंड है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो दिस इज हाउ द एनर्जी रीजन्स, एनर्जी बैंड्स आर फॉर्म्ड इन द सॉलिड और मेटल। कोई भी सॉलिड हो, चाहे वो मेटल हो, चाहे इंसुलेटर हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो, सब में इसी तरह से आपके एनर्जी रीजन्स, एनर्जी बैंड्स बनेंगे। ओके, सो दिस इज द ई वर्सेस के कर्व। तो इस तरह का आपका ई वर्सेस के कर्व होता है। यू कैन सी एट पाई बाई ए, 2 पाई बाई ए, 3 पाई बाई ए वैल्यू ऑफ के, द डिसकंटिन्यूटी इन द एनर्जी स्पेक्ट्रम एग्जिस्ट। एनर्जी स्पेक्ट्रम में डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। और इसी से आपको एनर्जी बैंड्स कैसे बन रहे हैं वो भी आपके क्लियर है, दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। ओके, किसी की अटेंडेंस रहती हो तो बताइए, नहीं तो हम इससे आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट हम बताएंगे 29 रोल नंबर सर। सर रोल नंबर 38 शायद मैंने बोला था, लेकिन मेरा माइक खराब हो गया था सर। 29 तो मैं, कौन नाम है? भूषण सिंह मान सर। हाँ मैंने लगा दी है, तुमने, मैंने पूछा तो था तुमसे भूषण रोल नंबर। वो सर थोड़ा सर एक बार रोल नंबर 6 चेक कर लो। सर 38 आवाज ब्रेक हो रही थी बीच में। रोल नंबर 6 लगी हुई है। सर रोल नंबर 35। सर 38 35 भी लगी हुई है, 38 भी लगी हुई है, सब लगी हुई है। सर एक बार इक्वेशन नंबर 15 दिखाना। इक्वेशन नंबर 15 है, हाँ ये 15 एक्चुअली, ये 14 नहीं है। 14 तो ये रही यार, 15 है ये मुझे ठीक करनी पड़ेगी। दिस इज तो फोर्थ पॉइंट दिखा दो अब। ओके, तो फिर मैं क्लास एंड करने वाला हूं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे लैब में। लैब हमारी कब है? आज ही है लैब। ओके सर 1:15 से 2:45। हाँ, तो लैब में मिलेंगे। ओके, सर फिजिक्स की ऑफलाइन कब से होंगी क्लास? फिजिक्स की ऑफलाइन मतलब लैब? क्लास सर वो 2 दिन के लिए आते हैं ना बच्चे ऑफलाइन, उस टाइम पर फिजिक्स की क्लास नहीं होती है इसलिए।
देखो इस बार शायद होगी, कुछ लैब तो होगी शायद इस बार। ठीक है सर। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बाय।